और अब हम डीएनए में देश के डिजाइनर पत्रकारों और नेताओं को एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। पाकिस्तान को भारत में ऐसे नेताओं और पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की तलाश है जिन्हें भारत की नीतियों के खिलाफ बोलने का लंबा अनुभव हो। आप इसे एक तरह का कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इस कैंपस प्लेसमेंट का पहला राउंड 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर में आयोजित हो सकता है। 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा। हम देश के डिजाइनर नेताओं और पत्रकारों को इस खुली भर्ती की सूचना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने इससे जुड़ा एक बड़ा बयान दिया है। सरताज अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहता है, ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहता है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज यानी अतिवादी नीतियों का विरोध करते हो। जाहिर है, प्रधानमंत्री के स्तर पर जो नीतियां बनाई जाती हैं वो देश के लिए ही होती हैं। फिर भी कई लोग इन नीतियों को अतिवादी बताकर इनका विरोध करते हैं और पाकिस्तान को ऐसे लोगों में एक योग्य कैंडिडेट दिखाई देता है, एक योग्य प्रवक्ता दिखाई देता है, एक ऐसा प्रवक्ता जो भारत में रहकर देश की सरकार का विरोध कर सके और पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। वैसे पाकिस्तान भारत के ऐसे नेताओं का इंटरव्यू लेता रहता है, उन्हें टीवी पर दिखाता रहता है जो प्रधानमंत्री मोदी को, अपने ही देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते और उनकी नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं और पाकिस्तान के साथ खुलकर हमदर्दी भी रखते हैं। लेकिन 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर में शायद पहली बार ऐसा हो सकता है कि ये पाकिस्तानी प्रेमी कैंडिडेट्स पाकिस्तान की इस कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ये ऐसे नेता और पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की निंदा करते करते ये भूल जाते हैं कि वो अपने ही देश की निंदा कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तानी मीडिया की बहसों में, स्टूडियो इंटरव्यूज में बैठकर भारत के खिलाफ बातें सुनते हैं और ये लोग ऐसी बातें सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में इनकी पीठ थपथपाई जा सके। इसका एक उदाहरण है कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, जिन्होंने नवंबर 2015 में पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करने के लिए भारत सरकार की आलोचना की थी। तब सलमान खुर्शीद ने जिन्ना इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी अभी स्टेट्समैन बनना सीख रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई की भी तारीफ की थी। यह इंटरव्यू 1 साल पुराना जरूर है, लेकिन सलमान खुर्शीद के शब्द बिल्कुल वैसे थे जैसे पाकिस्तान को बहुत पसंद आते हैं। ये ठीक वैसे ही शब्द हैं जैसे शब्द पाकिस्तान सुनना चाहता है और पाकिस्तान भारत में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे विचार रखने वाले लोगों को ही खुली एक ऑफर दे रहा है, वो इनसे संपर्क करना चाहता है। The new government in India is not really clear what to do with Pakistan. I don't think it's very clear about what to do with most countries in the world, and I think that's becoming apparent in recent times in what is happening in our own region. I think the big test for Mr. Modi will come when he finds that somebody sitting across the table disagrees with him, and that's what is beginning to happen. Mr. Modi, you must recall, has not lost an election in 20 years. He's been a winner all along, and I don't think that he's quite accustomed to talking to people who disagree with him. And therefore, if he gets negotiations wrong, or if he gets positions wrong because of not anticipating an aggressive response from the other side, or a resistance, as it were, in the conversation from the other side, I think he begins to run into a problem. Now, this is a fact of life. We have to understand this, and you have to understand this, because you're seeking a relationship with India, as you must. Now, if you look back at the the first interface between your Prime Minister and our Prime Minister, at the behest of our Prime Minister, at the time of the oath-taking ceremony, I think it was a very dramatic, courageous, brave, far-sighted decision that your Prime Minister took to come to India on that occasion. I want to say this categorically, and I say this with some personal experience, that if there has been in recent years a leader of democratic Pakistan
who has genuinely wanted peace with India and peace in quick succession of actions to be taken, it is your Prime Minister. But at the same time, if we have misunderstood his intent to reach out for peace in India, which is not an easy thing, neither could we, nor could he, in either of our establishments, can't come up with a magic solution that will solve problems for so many years overnight. But the intent and the direction is what is important. And I think that much as I would wish to be able to say that because of his intent we've moved forward, my own assessment is that we've actually slid back because India could not and did not respond in the manner in which India should have responded. When the BJP is in control in India, it doesn't have to explain anything to anyone. If India wants to move forward in a dialogue with Pakistan, India will at least have to ensure that it doesn't do things that will weaken your democratic government in Pakistan. Get real, to reach out in a manner in which it cannot be a diktat from one man who's accustomed to dealing with everybody, who only say yes to him, and who's accustomed to having cheerleaders scream Modi, Modi, Modi everywhere. He will have to learn, if he wants to be a statesman, and I know that he wants to be a statesman, he will have to learn how statesmen conduct themselves, how they make accommodation, how they reach out, how they understand sentiments of the other person. तो भारत के ही पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाकर बता रहे हैं कि कैसे अब भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट्समैन बनना सीखना होगा। उन्हें देखना होगा कि जब असली स्टेट्समैन जाते हैं तो उनका कंडक्ट कैसा होता है। वैसे सिर्फ सलमान खुर्शीद ही क्यों, भारत के कई ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर अपने भारत विरोधी विचारों से पाकिस्तानियों को खुश कर देते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं मणिशंकर अय्यर, जो मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। किसी व्यक्ति की आलोचना करना सलमान खुर्शीद या मणिशंकर अय्यर का निजी अधिकार है, उन्हें इसका पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश के मामलों में एक लक्ष्मण रेखा भी होती है। अब आप मणिशंकर अय्यर की बातों को सुनिए, जो पाकिस्तान में बैठकर यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ और हमें लाओ, हमें मतलब कांग्रेस को लाओ, तभी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो पाएगी। ये 6 नवंबर 2015 का वीडियो है, जिसे आपको आज जरूर सुनना चाहिए। तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, किसी ने सवाल आपसे उठाया कि आखिर मोदी साहब जिस लाइन को लेकर चलते हैं पॉलिटिक्स में, वो बिकती है, वो सेल होती है, उसकी एक पॉपुलैरिटी है। तो मोदी साहब अपने कोई कमजोर नहीं हो रहे, इस वजह से मोदी साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने बेस को मजबूत करते हैं। 8 तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं कि इसको बंद करना है तो एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों, और बेहतर करने के लिए ऐसे हमारे यहाँ वजीर आजम की ज़रूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, और कि आपके यहाँ यही चीज़ हो कि जब की बातचीत होनी है तो आप आगे बढ़िए, करवाइए, जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे थे। हमारे सामने एक मिसाल है कि जब कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो फौज के आदमी थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब 3 साल जारी रही हमारी आपसी बातचीत। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं? तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं? हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं? तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं? हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3 डिपार्टमेंट मिलकर चलाते हैं। पहला विभाग है वहां की लोकतांत्रिक सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं। दूसरा विभाग है वहां की सेना और तीसरा विभाग है आतंकवादियों का। ये तीनों विभाग जानते हैं कि भारत में इनके हमदर्दों की संख्या कम नहीं है, चाहे वो भारत विरोधी नारे लगाना हो,
भारत विरोधी बातें करना हो या कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेना हो, सभी मौकों पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से सही कैंडिडेट्स, सही प्रवक्ता मिल ही जाते हैं। और इसी बाहरी समर्थन के दम पर पाकिस्तान के ये तीनों विभाग भारत को धमकाते रहते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी विभाग के प्रमुख हाफिज सईद ने 30 सितंबर को जी न्यूज को भी एक धमकी दी थी। वो इसलिए दी थी कि शायद जी न्यूज अकेला चैनल है जो कि उनसे लगातार टक्कर लेता रहता है, उनकी पोल दुनिया के सामने खोलता रहता है। उसने कहा था कि वो जी न्यूज को बताएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। आज आपको हाफिज सईद का वो बयान एक बार फिर से सुनना चाहिए। जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। हाफिज सईद ने इस तरह धमकी देकर सीधे सीधे जी न्यूज को उस समय चुनौती दी थी। हमने हाफिज सईद की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए यह भी कहा था कि हम अपनी रिपोर्टिंग और शब्दों की ताकत से हाफिज सईद और उसके दोस्तों और पाकिस्तान पर शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद भारत के सभी पत्रकारों से नफरत करता हो और उन्हें सबक सिखाना चाहता हो, बल्कि सच तो यह है कि भारत के कई पत्रकार हाफिज सईद की फ्रेंड लिस्ट में शामिल है। हाफिज सईद कई मौकों पर इन पत्रकारों की तारीफ भी कर चुका है, क्योंकि भारत के कई पत्रकार ऐसे हैं जो कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर भारत का पक्ष रखने की बजाय पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। जाहिर है ऐसे पत्रकार और बुद्धिजीवी हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, और अब सरताज अजीज को ऐसे ही लोगों की तलाश है जो कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ बातें कर सकें और भारत के 132 करोड़ लोगों का मनोबल तोड़ सकें। इंडिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी बात करने वाले मीडिया में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, लेकिन एक तबका है बहरहाल कि जो मेरे खिलाफ, मेरी जमात के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने तो कसम उठाई हुई है कि हर मनफी चीज़ को पाकिस्तान की तरफ मंसूब करना, अपनी तमाम गलतियों को छुपाने के लिए, अपना दहशतगर्दाना चेहरा छुपाने के लिए वो हमेशा मेरा नाम लेते हैं। मैं कश्मीर की बात करता हूँ और जनाब वो हमेशा मुझे घुमा फिरा कर, वो गलत रुख पर लगा कर दुनिया को धोखा देने के लिए वो जनाब इसकी तरफ लेके आते हैं। तो इंडिया में एक तबका मौजूद है और वो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो आपने देख लिया, हाफिज सईद ने खुद आपको ये बता दिया कि भारत में उसके मनपसंद लोग, मनपसंद नेता, मनपसंद पत्रकार, मनपसंद पार्टी कौन है जो उसे लगातार यहां से समर्थन देते रहते हैं। भारत से लड़ने के लिए ना तो पाकिस्तान के पास भारत जितने फौजी हैं, ना ही हथियार हैं और ना ही उतनी हिम्मत है, लेकिन पाकिस्तान के पास इन डिजाइनर नेताओं और पत्रकारों की शक्ल में वो हथियार हैं जिनकी चोट भारत को ही घायल नहीं करती, बल्कि भारत के 132 करोड़ लोगों का एक दूसरे पर भरोसा भी तोड़ देती है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे लोगों का चुनाव करते हुए एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, और वो बात यह है कि जो लोग अपने देश के नहीं हो सकते वो किसी के सगे नहीं होते। और अब मैं आपको एक बार फिर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं, जब एक बार उन्होंने संसद में अपने भाषण में कहा था कि भारत के विपक्ष को कैसा होना चाहिए और कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय बड़े मुद्दे होते हैं, उनमें कैसे सरकार और विपक्ष को एक साथ राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो,
देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। वाजपेयी जी का यह भाषण हम आपको एक बार पहले भी डीएनए में और जी न्यूज पर दिखा चुके हैं और आज एक बार फिर से आपको यह भाषण इसलिए दिखाया है क्योंकि वाजपेयी जी ने उस वक्त जो कुछ कहा था, ये इन शब्दों पर गौर करना आज देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश में विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना और सरकार गिराने का षड्यंत्र करना ही नहीं होना चाहिए। देश में विपक्ष का काम होना चाहिए कि वो कुछ बड़े मुद्दों पर सरकार के साथ मिलके लोगों की भलाई के बारे में सोचे, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ लड़ाई लड़े। और जब पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की बात आती है तब भारत एक राष्ट्र के रूप में उनके सामने एकजुट होकर खड़ा हुआ दिखाई दे। भारत का विपक्ष और सरकार एक साथ दिखाई दें, तभी दूसरे देशों का मनोबल टूटेगा। और अब देश की सरहदों के इंस्पेक्शन का वक्त हो गया है। हम बॉर्डर से एक स्पेशल सीरीज आपको दिखा रहे हैं और इसके तहत हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग उस जगह से है जिसके इतिहास में शौर्य और पराक्रम की हजारों कहानियां छिपी हुई हैं। मैं राजस्थान के बीकानेर की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि हम इस विश्लेषण की शुरुआत करें, आपको बीकानेर से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी देना चाहता हूं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वर्ष 1914 से 1918 तक हुए पहले विश्व युद्ध में बीकानेर राज्य का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। तब बीकानेर राज्य था। विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1914 में बीकानेर के सैन्य दल गंगा रिसाला को इजिप्ट भेजा गया था। गंगा रिसाला उस वक्त 18 महीनों तक लगातार इजिप्ट की सीमा की रखवाली करने वाला सैन्य दल था। गंगा रिसाला को बीकानेर कैमल कॉर्प्स भी कहते हैं। इस टुकड़ी ने वर्ल्ड वॉर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी और उस दौरान बीकानेर कैमल कॉर्प्स के 13 सैनिक शहीद हुए थे और 3 सैनिक घायल हुए थे। बीकानेर के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी ये जानकारी आपको देना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज हम बीकानेर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जी न्यूज की टीम बॉर्डर के इलाकों से वहां के मुश्किल हालात का ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रही है। हमारी स्पेशल सीरीज के तहत आप पंजाब की तस्वीरें पहले ही देख चुके हैं, लेकिन अब हमारी टीम पंजाब की सीमा पार करके राजस्थान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की सीमा पर बनी कंटीली बाड़ यानी जीरो लाइन से जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने देश को जागरूक करने वाला एक विश्लेषण किया है। आप अंदाजा लगाइए, जब गर्मी थोड़ी सी ज्यादा पड़ने लगती है तो कैसे आपके और हमारे पसीने छूटने लगते हैं। हम पंखों की तलाश करते हैं, एयर कंडीशनर्स की तलाश करने लगते हैं, लेकिन बीकानेर में पाकिस्तान से सटी सीमा की रखवाली करने वाले बीएसएफ के जवान 56 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बिना किसी शिकायत के वहां खड़े रहते हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तान के अलावा मौसम भारतीय सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है, रेत के तूफान आते हैं और सर्दियों की रातों में घना कोहरा होता है, बहुत सर्द रातें होती हैं। ऐसे हालात में सरहद की रखवाली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ भी भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ हर मौसम में सरहद के चप्पे चप्पे की निगरानी करती है। वैसे आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि यहाँ पर पुरुष जवानों के साथ कदम से कदम मिलाने में बीएसएफ की महिला कमांडोज भी सबसे आगे रहती हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही महिला से करवाएंगे जिसने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को सरहद की रक्षा करते हुए मार गिराया था। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा जम्मू और पंजाब के बाद पाकिस्तान से सटी सीमा के साथ साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं ताकि आप महसूस कर सकें कि घने जंगलों और वीरान रेगिस्तान में दुश्मन की नज़रों के सामने तैनात रहना बच्चों का खेल नहीं है।
हम यहाँ थे, वो वहाँ थे। हम उन्हें देख रहे थे और वो हमें देख रहे थे। हमारे बीच थी सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी। फिर क्या हुआ, ये देखना और समझना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। भारत और पाकिस्तान की सरहद पंजाब पार करके जैसे ही राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है, पंजाब के हरे भरे खेतों की जगह धीरे धीरे रेगिस्तान की जला देने वाली जमीन ले लेती है। यहां भी फसल कटाई का समय है। सब्जियों के खेत तैयार हो रहे हैं। कपास की बहुत अच्छी फसल तैयार है। किसानों के परिवारों के लिए इस समय खेतों में काम ही काम है। लेकिन जहां ये खेत खत्म होते हैं, वहां से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का काम शुरू हो जाता है। पंजाब पार कर अब हम राजस्थान में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब के हरे भरे खेतों और नदियों की जगह धीरे धीरे सूखा और वीरान रेगिस्तान लेता जा रहा है। यहाँ चुनौती जंगल है, क्योंकि सीमा रेखा जंगल के बीच से होकर गुजरती है। भारतीय इलाके में अक्सर जंगल साफ किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस तरफ जंगल वैसे ही रखे जाते हैं ताकि घुसपैठियों को छिपने में आसानी हो। जाहिर है, ऐसे हालात में दुश्मन पर कड़ी नजर रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए बनाए गए हैं वॉच टावर। बीएसएफ पेट्रोलिंग के अलावा वॉच टावर से भी लगातार नजर रखती है। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सामने पाकिस्तान की चौकी, और यकीनन वो भी इस वक्त हमें देख रहे थे। तकरीबन 1 किलोमीटर होगी पाकिस्तानी पोस्ट हमजा। ये दरअसल पाकिस्तानी रेंजर्स के डेजर्ट रेंजर्स जो हैं उनकी 3rd विंग की एक ही पोस्ट है। 1 किलोमीटर के आसपास का ये दूरी होगी। एक दूसरे यहाँ से नज़र इन पर रखी जाती है लगातार, दिन में बाइनोकुलर्स के ज़रिए और रात में हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स के ज़रिए। और दिन में और रात में भी यहाँ पर पेट्रोलिंग लगातार जारी रहती है, क्योंकि फेंसिंग के बिल्कुल साथ साथ ये पोस्ट हैं, ये ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं। तो लगातार पेट्रोलिंग जारी रहती है दिन में भी और रात में भी। अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ ठीक सामने 12 o'clock देखेंगे तो इनकी एक मस्जिद का एक ट्विन टावर टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वाइट स्ट्रक्चर। बिल्कुल दिख रहा है। तो ये मॉर्निंग या इवनिंग में यहाँ पर नमाज की भी जो इनकी प्रथा है वो अपने फॉलो करते हैं, तो उसकी आवाज़ भी हमारे एरिया में क्लियर कट सुनाई देती है। और बाकी आप इनका एक सीमेंटेड ओपी टावर भी देख रहे होगे, जैसे दूसरी 12 o'clock से थोड़ा बाएं देखेंगे आप, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है सिमिलर फैशन में 30 फीट हाइट का इनका सीमेंटेड ओपी टावर है। ये भी जिस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपने एरिया को डोमिनेट करते हैं, सिमिलर फैशन में ये भी अपने एरिया को डोमिनेट करते हैं इसी ऑब्जर्वेशन पोस्ट। अच्छा, कुछ साल पहले बीएसएफ को रात में देखने के लिए हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स यानी HHTI दिए गए हैं, जिनसे निगरानी के काम में आसानी हो गई है। तकनीक का इस्तेमाल करके बॉर्डर गार्डिंग में कई सहूलियतें आ गई हैं। बीएसएफ ने लगभग 10 साल पहले हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे एक कैमरे और टेलीस्कोप की मदद से पूरा इनपुट जो कुछ आसपास का इलाके में हो रहा है वो रात के अंधेरे में भी बिल्कुल साफ एक मॉनिटर पर दिखता है। हमारे साथ ASI BC भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, अभी जो ये दिख रहा है, जी हाँ, रात में इससे ज़्यादा क्लियर दिखेगा? बिल्कुल जी, रात में जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये नाइट विजन की है, नाइट के लिए ही इसको बनाया गया है। तो HHTI वैसे होता भी हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर है, तो थर्मल सिस्टम पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हमने जो लगाया गया है HHTI, ये कोरल कंपनी का है, कोरल B से। तो इसकी मैक्सिमम जो रेंज है 1.2 किलोमीटर है।
तो 1.2 किलोमीटर तक हम इसको बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी हम देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है जिसके ऊपर बेस्ड है ये, और इस राउटर को हम घुमाते हैं इस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। यानी आप ये जो इसका जो टेलीस्कोपिक साइट है इसकी, जो ये बाइनाकुलर है, इसको आप घुमाते जाते हैं यहाँ से, और पूरे इलाके पर हमें जैसे जिस तरह से हमें अपने इलाके को देखना होता है, जैसे सर्विलेंस करते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पे इस कंट्रोल पैनल से हम इसको घुमाते रहते हैं। हमें जहाँ पे भी कोई भी हरकत नज़र आती है या फिर हमें कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन दिखाई देती है तो हम वहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं और उसके बाद में उसको देखते हैं अच्छे से। इनका एक ओपी टावर है, तो उस ओपी टावर को ये देखिए, ये सामने में इनका जो इनके हमजा पोस्ट है उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ये यहाँ पर जैसे ड्यूटी करते हैं या फिर आते हैं तो इनकी मूवमेंट भी रात के टाइम पे हमें दिखाई देती है। इनकी टॉर्च वगैरह या लाइट्स वगैरह जो भी हैं या व्हीकल का मूवमेंट जो भी होता है वो हमें इसका साफ दिखाई देता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमा बहुत जगह से ऐसा है कि वहाँ पर जंगल हैं या रेगिस्तान है, या रात को बहुत घना वहाँ पर कोहरा होता है सर्दियों के वक्त में। कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। गुरदासपुर के आसपास जो रावी का इलाका है वहाँ पर सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई भी चीज़ उन सेंसर्स के बीच से गुजरती है तो अलार्म बजता है। इसी तरह से HSTI से भी अब कवर करने की कोशिश की गई है, और इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो गैजेट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। वैसे तकनीक की एक सीमा है, खास तौर पर जब मौसम हर वक्त चुनौती खड़ी करता हो। भयानक गर्मी, रेत के तूफान और कोहरे भरी रातें, लेकिन इंसान के लिए कोई सीमा नहीं है। यहाँ BSF दिन रात मुश्किल परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करती है। हम निगरानी के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन यह बताना पर्याप्त है कि किसी भी मौसम में सरहद का कोई भी हिस्सा कभी असुरक्षित नहीं छोड़ा जाता। इस रेगिस्तान की चौकसी करना पंजाब के मुकाबले कहीं कम नहीं है, बल्कि कई बार ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इलाके के बारे में हम आपको बताते हैं। इस फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान की हमजा पोस्ट, एक पोस्ट है हमजा पोस्ट, जो यहाँ से तकरीबन 900 मीटर दूर है। यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स की, डेजर्ट रेंजर्स की 3rd विंग तैनात है, और उसके पीछे पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी है। यहाँ पर इस फेंसिंग की, इस सरहद की निगरानी करने के लिए हर वक्त पेट्रोलिंग गश्त की जाती है, जो कि पैरों पर भी होती है, व्हीकल्स पर भी होती है, गाड़ियों पर भी होती है, और ऊँटों पर भी होती है। यहाँ भी अलग अलग तरीके के इम्प्रोवाइजेशन किए गए हैं। यहाँ पर फेंसिंग में घंटियाँ लगाई गई हैं, कहीं कहीं खाली बोतलें लटकाई गई हैं, ताकि अगर कोई हरकत हो फेंसिंग के साथ तो वो समझ में आए, आवाज़ से समझ में आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पूरे इलाके पर नज़र रखने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करते रहना। और यहाँ रेगिस्तान के इस सख्त मौसम में पेट्रोलिंग का काम पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी संभाल रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि BSF के इस दस्ते में पुरुष और महिला जवान साथ में पेट्रोलिंग करते हैं। यहाँ सरहद पर सबसे आगे BSF की महिला कर्मी भी तैनात है, लेकिन इन्हें कमजोर कड़ी समझने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसी ही गलती पंजाब के गुरदासपुर में अप्रैल 2012 में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने भी की थी, और उस वक्त उसे BSF की महिला कांस्टेबल ने मार गिराया था। ये वही महिला कांस्टेबल आरती है, जो इस वक्त राजस्थान में तैनात है और पूरी मुस्तैदी से सीमा की रखवाली कर रही हैं। रेगिस्तान में सुरक्षा की अलग चुनौतियां हैं। यहाँ मौसम बहुत बेरहम होता है। गर्मियों के दिन बहुत लंबे, बहुत सख्त, बहुत गर्म होते हैं। सर्दियों में रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। हमारे साथ आरती हैं। आरती ने बहुत नाम कमाया था जब अप्रैल 2012 में गुरदासपुर में अपनी तैनाती के दौरान एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया था। पूरे देश में जगह जगह आरती की चर्चा हुई थी। आरती इस वक्त यहाँ पोस्टिंग है। आरती, आपने गुरदासपुर में और सीधी आपने सामना में एक घुसपैठिए को मार दिया था। जी सर। उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था? सबसे आगे आप खड़ी थीं,
और क्या हुआ, क्या था, वो वाकया क्या था? उस टाइम सर मुझे अपनी ड्यूटी का था कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं, और वो अनलीगली तरीके से कारबंदी क्रॉस कर रहा था, तो मैंने उसको अपने डिफेंस में और डिफेंस लेके उसको मार गिराया। तो उस वक्त बीएसएफ में महिला जो कर्मी थी उनको आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, और लोगों के दिमाग में कई तरह के संशय थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ, तार से 4 कदम दूर पर आप रहते हैं, और ऐसे मौक़ों में महिलाएं क्या उतनी असरदार हो पाएंगी? लेकिन आपने जिस तरह सीधे मुकाबले में एक घुसपैठिए को मार डाला, उसके बाद क्या आपको महसूस हुआ कि आपके बाद आने वाली जो महिला कर्मी हैं उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा उनको हौसला मिला, और लोगों की भी नज़रें बदली डिपार्टमेंट के अंदर भी और बाहर भी कि नहीं, ये वाकई इफ़ेक्टिव हैं, ये वाकई कुछ कर देंगी? जी सर, ऐसा हुआ। मेरे इस मतलब अचीवमेंट के बाद आने वाली लड़कियां जो भर्ती हुई हैं उनको बहुत हौसला हुआ कि हम बॉर्डर पे अगर एक लड़की ऐसे कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में हमें फुल फायरिंग सब कुछ सिखाया जाता है, जिससे हम मतलब मुकाबला कर सकें अपने दुश्मन का पूरी तरह से। अभी आप यहाँ पे कब से हैं? अभी मुझे सर इधर 1.5 साल हो गया कंप्लीट। गर्मियों में ज़्यादा मुश्किल होती होगी यहाँ पेट्रोलिंग करने में? गर्मियों में टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचता है, क्या हालात होते हैं? सर टेम्परेचर तो काफ़ी हो जाता है, गर्मी बहुत महसूस होती है, लेकिन अपनी ड्यूटी करते हैं। आप अभी जैसे इस समय भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, आप थोड़ी दूर पर देख रहे हैं कि लगातार फायरिंग चल रही है, आप फेंसिंग के साथ खड़ी हुए हैं, दिन में भी आप खड़ी रहती हैं, रात में भी खड़ी होती हैं, कभी ऐसा महसूस होता है कि कभी कुछ ऐसा कि हौसला कम हो रहा हो या डर लग रहा हो, या कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, पहली डिफेंस हम हैं, पहली लाइन हम हैं, और कोई अगर आएगा तो जैसा हमने गुरदासपुर में 2012 में किया वैसे दोबारा करेंगे? जी सर, बिल्कुल हौसला है जी सर, कि कोई भी आएगा तो जो पहले किया वही होगा, वही दोबारा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये है हौसला, ये है हौसले की एक तस्वीर। 2012 में, अप्रैल 2012 में एक महिला ने सीधी कार्रवाई करते हुए एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया। वो महिला अभी भी मोर्चे पर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली सुरक्षा घेरा जो देश का है बीएसएफ का, उसमें है, इस तार के साथ साथ अपनी ड्यूटी कर रही है, फेंसिंग के साथ साथ, और एक हौसला है, और हौसला दे रही है वो पूरे देश को कि अगर किसी ने भी इस फेंसिंग को पार करने की कोशिश की, सीमा रेखा को लांघने की कोशिश की, तो बचेगा नहीं। निशाने अचूक हैं, दिल में पूरा भरोसा है, हिम्मत है, और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, अनूपगढ़।